हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने किया था नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख ले, बिकॉज वो करने के बाद ही आपको अब साइंटिफिक मैनेजमेंट समझ आएंगे। ओके, सो आपको उसका लिंक मिल जाएगा ऊपर आई बटन पे। सो डू वॉच दैट वीडियो। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में अब हम क्या देखेंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसमें अलग अलग है। मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दी है? फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर ने, यस। और हमारे हेनरी फियोन ने भी दिए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन वो साइंटिफिक नहीं है। साइंटिफिक वाले किसने दिए हैं? फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर ने। ये स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बिकॉज हर बारी इनसे एक ना एक क्वेश्चन बन के ज़रूर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ का। ओके, अब हम देखेंगे पहले ही फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर कौन थे। ये कौन थे? एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कौन थे, बिकॉज इन्होंने ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स दिए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। इन्होंने 4 ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दिए हैं और ये प्रिंसिपल्स हर बिजनेस पे लगते हैं और ये बिज़नेस को बहुत ही ईजी गो कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट को बहुत हेल्प करते हैं। यस, ये प्रिंसिपल्स जो हैं मैनेजमेंट करने में एक मैनेजर की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके सिलेबस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टेलर थे ये कौन थे? एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था शॉप फ्लोर। ठीक है, उस बुक का नाम था शॉप फ्लोर। तो इन्होंने ये जो बुक लिखी थी शॉप फ्लोर नाम की, इस बुक में इन्होंने ये 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में इन्होंने बताया था। बुक इन्होंने कब लिखी थी? 1911 में इनकी ये बुक मतलब ये जो प्रिंसिपल्स थे ये पब्लिश हुए थे और फेमस हुए थे। यस, स्टूडेंट्स, अब ये जो इन्होंने दिए थे मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स दिए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के, इसके बारे में पहले हम जानेंगे कि इसमें क्या चीज़ थी मेनली। इन प्रिंसिपल्स में क्या चीज़ मेनली थी? ये एडवोकेट करते थे द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ द वन बेस्ट वे। तो टेलर क्या बोलते थे कि हम साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करेंगे और मेनली हम क्या यूज़ करेंगे? द वन बेस्ट वे फॉर अ जॉब टू बी डन। हम क्या करेंगे, कोई भी अगर हमें काम करना है तो उसमें एक बेस्ट वे का हम यूज़ करेंगे, एक ही तरीका यूज़ होगा जो सबसे बेस्ट होगा। और क्या कहते थे टेलर? बिलीव डेट इंक्रीज एफिशिएंसी कुड बी अचीव्ड बाय सिलेक्टिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। मतलब हम बिल्कुल करेक्ट पर्सन को करेक्ट जॉब पे रखेंगे तो क्या होगा, हमारे काम की वर्क की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब क्या कहते थे, ये थर्ड बात इन्होंने क्या कही है, हम अपने वर्कर को मोटिवेट करेंगे। कैसे मोटिवेट करेंगे? उसको इंसेंटिव देके और उसको अच्छे से वेजेस देके। यस, उसको मोटिवेट करेंगे ताकि हमारा वर्क अच्छे से हो। ओके, फोर्थ बात इन्होंने क्या कही है टेलर ने? सेपरेटेड मैनेजरियल वर्क फ्रॉम ऑपरेटिव वर्क। हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट वाले वर्क को अलग कर देंगे और ऑपरेशन वाले वर्क को अलग कर देंगे। मतलब जो एम्प्लॉय ऑपरेटिव वर्क कर रहा है, ऑपरेशंस कर रहा है, जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो मैनेजमेंट का काम नहीं करेगा। मैनेजरियल वर्क दूसरा एम्प्लॉय करेगा और ऑपरेटिव वर्क दूसरा एम्प्लॉय करेगा। तो ये 4 मेन बातें हैं जो उन्होंने टेलर ने कही और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब हम देखेंगे कि टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट जो उन्होंने दिए थे प्रिंसिपल्स, उसमें से पहला प्रिंसिपल कौन सा है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब टेलर क्या कहते हैं, हम साइंस का यूज़ करेंगे, साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करेंगे, रूल ऑफ थंब का हम यूज़ नहीं करेंगे। अब रूल ऑफ थंब का मतलब यहाँ पे क्या है? रूल ऑफ थंब मेथड शुड बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द मेथड डेवलप्ड थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क, है ना। तो उन्होंने क्या बोला, हम साइंस का यूज़ करेंगे, रूल ऑफ थंब को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, चेंज कर देंगे, हटा देंगे थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क। अब रूल ऑफ थंब क्या है? डिसीजंस टेकन बाय मैनेजर एज पर देयर पर्सनल जजमेंट। मतलब रूल ऑफ थंब क्या है? जो मैनेजर्स हैं अपना रूल ऑफ थंब लगा रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग
अपना डिसीजन ले रहे हैं, हम अपने पर्सनल जजमेंट के अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहे हैं, हम उसको बदल देंगे और हम क्या कर देंगे, हम एक पर्टिकुलर बेस्ट वे उनको बता देंगे, साइंटिफिक मेथड के अकॉर्डिंग हम एक बेस्ट तरीका बता देंगे और वही सारे मैनेजर्स यूज़ करेंगे। और जब भी ऐसा होगा तो क्या होगा, हम मैनेजर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी और हमारे वर्क की एफिशिएंसी बढ़ेगी और काम बहुत ही बेस्ट तरीके से अच्छे से होगा। सो टेलर क्या कहते थे, अगर एक स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटी भी करनी है, जैसे कि आयरन को भी अगर आयरन शीट्स को हमें बॉक्स में भी डालना है तो वो भी हम साइंटिफिकली करेंगे, साइंटिफिकली प्लान करके करेंगे। ऐसा नहीं है कोई भी वर्कर अपने अकॉर्डिंग काम कर लेगा, नो, ऐसे नहीं होगा। वर्कर्स अपने अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, हम उनको एक तरीका बताएंगे और उसी तरीके के अकॉर्डिंग सारे वर्कर्स काम करेंगे। तो हम मैनेजर्स का जो रूल ऑफ थंब है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हम उसको थ्रू साइंटिफिक एक मेथड से हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उससे क्या होगा, हमारा जो एफिशिएंसी है वर्क की बढ़ जाएगी। सो ये उन्होंने बोला। अब इससे क्या होगा, ऑब्वियसली सी बात है, ह्यूमन एनर्जी सेव होगी, डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी से होंगे और इफेक्टिव कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग होंगे। ऑब्वियसली सी बात है, उन्होंने एक बेस्ट वे तरीका बता दिया, उन्होंने मैनेजर को बोल दिया अपनी जजमेंट नहीं लगाओगे आप, हम आपको एक तरीका दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ऐसा कॉज होगा तो ऐसा ही इफेक्ट होगा। ओके, सो दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न विद सिलेक्टिंग द बेस्ट, मैंने आपको बताया बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब। टेलर क्या बोल रहे हैं, मैं एक तरीका बता दूंगा, उसी के अकॉर्डिंग सारे मैनेजर्स काम करेंगे। तो इससे क्या होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या हो जाएगा, नहीं लगेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगेगा, एक ही तरीका लगेगा, जैसा कॉज होगा उसके अकॉर्डिंग इफेक्ट आएगा, एक ही बेस्ट तरीका लगेगा। तो आपको ये समझ आ गया कि इसमें उन्होंने क्या बोला, साइंटिफिक मेथड एक लगाएंगे, उसमें एक तरीका हम देंगे, उसके अकॉर्डिंग सारे मैनेजर्स काम करेंगे, मैनेजर्स का रूल ऑफ थंब नहीं लगेगा। तो दिस वॉज द फर्स्ट साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट अनदर सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कि ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी रहेगी, सब एक साथ मिलजुल के हार्मनी में काम करेंगे, लड़ाइयाँ नहीं होंगी, डिस्कॉर्ड नहीं होंगे। सो टेलर एम्फसाइज दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी, किसके बीच में होगी हार्मनी, बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट, वर्कर्स के और मैनेजमेंट के बीच में हार्मनी होगी। ठीक है, तो दोनों के बीच में हार्मनी होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। ठीक है, अगर टेलर क्या बोलते हैं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं दोनों के बीच में तो उससे क्या होगा, वो किसी को भी फ़ायदा नहीं करेगा, ना वर्कर को फ़ायदा करेगा ना मैनेजमेंट को फ़ायदा करेगा। दोनों वर्कर को और मैनेजमेंट को समझना होगा, रियलाइज़ करना होगा दैट बोथ आर इम्पॉर्टेंट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, सो इट शुड ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड, ये चीज़ वर्कर को भी माइंड में रखना है और एम्प्लॉयर को भी माइंड में रखना है कि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयर को क्या सोचना चाहिए कि उसकी जो प्रोस्पेरिटी है वो तब तक नहीं मिल सकती जब तक उसकी एम्प्लॉयज़ की प्रोस्पेरिटी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगी। यस, सो अगर एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे, उनकी प्रोस्पेरिटी रहेगी तो एम्प्लॉयर की भी प्रोस्पेरिटी उससे बढ़ेगी। यस, सो दिस वॉज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब इस हार्मनी रखने के लिए टेलर ने क्या चीज़ डाली, क्या चीज़ बोली, मेंटल रेवोल्यूशन। ये मेंटल रेवोल्यूशन एक टर्म है जो टेलर ने हार्मनी रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में डाली। यस, सो ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के अंदर ही आएगा मेंटल रेवोल्यूशन, आप कंफ्यूज मत होइए, उसी के अंदर है, एक छोटी सी टर्म है। यस, सो मेंटल रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत बारी क्वेश्चंस आता है, तो ये आप ध्यान से समझिएगा। द टेक्निक ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन इन्वॉल्व्स द चेंज इन द एटीट्यूड। तो अब हार्मनी रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लड़ाइयाँ ना हो, तो टेलर ने क्या डाल दिया, मेंटल रेवोल्यूशन डाल दिया। क्यों डाल दिया, ताकि एम्प्लॉयज़ का और मैनेजमेंट का जो एक दूसरे की तरफ एटीट्यूड है वो बदल जाए, दोनों समझे एक दूसरे को कि दोनों को मिलजुल के फुल कॉपरेशन में काम करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वर्कर्स शुड पुट इन देयर बेस्ट, वर्कर्स अपना पूरा एफर्ट्स देंगे कंपनी को प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ऑन द अदर हैंड मैनेजमेंट क्या करेगा, अपने जो प्रॉफिट होगा उसमें पार्ट करेगा एम्प्लॉयज़ को।
यस। तो मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, दोनों को मिल बांट के काम करना है, कोऑपरेशन में काम करना है। वर्कर्स अच्छे से काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करेंगे प्रॉफिट कमाने में, मैनेजमेंट की हेल्प करेंगे प्रॉफिट कमाने में, और मैनेजमेंट क्या करेगा, जो भी प्रॉफिट मिलेगा उसमें पार्ट करेगा, शेयर करेगा वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। यस। तो मेंटल रेवोल्यूशन क्या रिक्वायर करता है, कंप्लीट चेंज इन द आउटलुक। दोनों को बोलता है एक नए तरीके से देखो, एक नए एटीट्यूड से देखो, और दोनों एम्प्लॉय को और मैनेजमेंट को बोलता है स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस उनके अंदर लाता है, ताकि वो एक साथ मिलके काम करे। तो मेंटल रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेंटल रेवोल्यूशन से क्या आएगी, हार्मनी आएगी और कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये था हमारा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट scientific principle of management. Okay, so now we'll go to third scientific principle of management. वो क्या है, cooperation not individualism. अब क्या बोलते हैं टेलर, क्या बोलते हैं, कॉपरेशन होनी चाहिए, सब मिल बांट के कॉपरेशन में काम करेंगे, इंडिविजुअलिज्म नहीं होनी चाहिए। एम्प्लॉय अपने बारे में पर्टिकुलर नहीं सोचेगा, सब एक साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे। अब ये कैसे होगा, दिस प्रिंसिपल इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब ये जो प्रिंसिपल है ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड को ही फेवर कर रहा है। जैसे कि उसमें बोला गया था कि सब एक साथ मिलकर काम करेंगे, मेंटल रेवोल्यूशन रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऐसे ही इसमें है कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड को एक ऊपर बढ़ा दिया है। और ये किस पे स्ट्रेस देता है, किसको इम्पोर्टेंस देता है, म्यूचुअल कॉपरेशन को। म्यूचुअल कॉपरेशन होनी चाहिए वर्कर्स के और मैनेजमेंट के बीच में, दोनों को मिल बांट के काम करना है। द इंटेंशन इज़ टू रिप्लेस इंटरनल कंपटीशन। मेनली इसमें क्या कर रहे हैं, ये इंटरनल कंपटीशन हटना चाहिए। ये नहीं कि अंदर ही एम्प्लॉयज़ एक दूसरे में कंपटीशन कर रहे हैं कि मैं ज़्यादा काम करूँगा या तू ज़्यादा ऐसे करेगा। कंपटीशन नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के अंदर। यस, कॉपरेशन होना चाहिए। तो वर्कर शुड बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। यस, वर्कर्स को मैनेजमेंट का पार्ट माना जाएगा। उनको मैनेजमेंट उनको हेल्प करेगी और उनको डिसीजन मेकिंग में प्रोसेस में रखेगी। यस, मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को बोलेगी आप आओ, हमें अपने व्यूज़ बताओ, अपने सजेशंस बताओ, और उनके सजेशंस को अलाउ करेगी और उनको रिवॉर्ड देगी। यस, सो मैनेजमेंट उनको रखेगी अंदर, उनको रिवॉर्ड देगी सजेशंस को, और उनके सजेशंस को बेनिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाएगा। यस, सो कॉपरेशन में यही चीज़ बोली गई कि कॉपरेट करके वो लोग काम करेंगे। यस, और क्या बोले गए, एट द सेम टाइम वर्कर शुड ऑल्सो रेजिस्ट फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक। वर्कर स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे। यस, एंड मेकिंग अननेसेसरी डिमांड्स, स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे, अननेसेसरी डिमांड्स नहीं करेंगे। वर्कर शुड बी ट्रीटेड एज इंटीग्रल part of organization and all important decisions should be taken after due consultation with workers. workers से मिलजुल के बात करके हम जो मैनेजमेंट है डिसीजंस लेगा और वर्कर को अंदर ऑर्गेनाइजेशन में रखेंगे और वर्कर्स की बात सुनी जाएगी। और ऑन द अदर हैंड वर्कर्स क्या करेंगे, स्ट्राइक नहीं करेंगे और अननेसेसरी डिमांड्स नहीं करेंगे। सो टेलर ऑल्सो सजेस्टेड दैट देयर शुड बी प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क को अच्छे से डिवाइड किया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से दिया जाएगा। इससे क्या होगा, मैनेजमेंट शुड ऑलवेज गाइड एंड एनकरेज द वर्कर्स। सो सब मिल बांट के काम करेंगे। यस, तो ये वाला भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। मेनली कॉपरेशन होगी, इंडिविजुअलिज्म नहीं होगी, कॉपरेट करके काम करेंगे, अंदर कंपटीशन नहीं होगा। वर्कर मैनेजमेंट की हेल्प करेगा, मैनेजमेंट वर्कर की हेल्प करेगा। अब मैनेजमेंट क्या करेगा, मैनेजमेंट वर्कर को रखेगा और वर्कर को डिसीजन मेकिंग में रखेगा। ऑन द अदर हैंड वर्कर से पूछ के सारा काम कराएगा और वर्कर स्ट्राइक पे नहीं जाएगा, अननेसेसरी डिमांड्स नहीं करेगा। वर्क डिवाइड होके होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी और मैनेजमेंट वर्कर्स को गाइड करेगा और सपोर्ट करेगा। नाउ अब हमारा जो फोर्थ एंड लास्ट है पॉइंट साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो इसमें टेलर क्या बोल रहे हैं कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका हम क्या करेंगे, उनकी हमें ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी करनी है, उनका हमें डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट कैसे करना है, बिल्कुल ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग और ग्रेटेस्ट प्रोस्पेरिटी के अकॉर्डिंग हमें उनका डेवलपमेंट करना है। अब एम्प्लॉयों के डेवलपमेंट के बारे में क्यों कह रहे हैं, मतलब टेलर क्यों कह रहे हैं कि हमारे एम्प्लॉय की डेवलपमेंट हम कराएंगे,
क्यों? क्योंकि अगर उनकी डेवलपमेंट होगी तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की भी डेवलपमेंट होगी। यस, सो एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ द एम्प्लॉय। जैसी एम्प्लॉय की स्किल्स होंगी और कैपेबिलिटी होंगी, उसके अकॉर्डिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी। यस, तो प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द वर्कर्स, कैसे डेवलपमेंट करेंगे हम? ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे वर्कर्स को। ये बात टेलर कह रहे हैं कि हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे वर्कर्स को, ठीक है, इन ऑर्डर टू लर्न द बेस्ट मेथड डेवलप थ्रू द यूज़ ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। और ऐसी ट्रेनिंग कराएंगे जिससे कि क्या होगा, ऐसी ट्रेनिंग करानी है जिसमें हम एम्प्लॉयज़ को बेस्ट मेथड सिखाएंगे थ्रू द यूज़ ऑफ साइंटिफिक अप्रोच यूज़ करके उनको बेस्ट मेथड सिखाएंगे और उनकी डेवलपमेंट कराएंगे ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़े। टू अटेन द एफिशिएंसी, और उन्होंने टेलर ने क्या बोला है, एफिशिएंसी अटेन करने के लिए हम जब सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम पे हम एम्प्लॉय को साइंटिफिक मेथड से ही सिलेक्ट करेंगे। साइंटिफिकली हम सिलेक्ट करेंगे राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। यस, अब टेलर और क्या कहते हैं इसमें कि एम्प्लॉय को जो हम वर्क देंगे वो एम्प्लॉय के पर्सनालिटी को उसकी फ़िज़िकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी से मैच करता होना चाहिए। अब साफ सी बात है, अगर हम ऐसे एम्प्लॉय को कोई काम दे देंगे जो उसे आता नहीं है तो वो काम तो वो कर नहीं पाएगा, और अगर वो काम वो कर नहीं पाएगा तो उससे हमारी रिसोर्सेज वेस्ट होंगी ना, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी कम होगी। तो यही बात टेलर कह रहे हैं कि हम जो भी वर्क असाइन करेंगे अपने एम्प्लॉय को, वो काम उसकी फ़िज़िकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से मिलता हुआ होना चाहिए। वो काम अगर उसको आता होगा तभी हम उसको देंगे ना, वो काम अगर उसको नहीं आता होगा तो हम वो काम उस एम्प्लॉय को नहीं देंगे। ये एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ प्रोड्यूस मोर टू अर्न मोर। तो जो भी एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ होंगे वो प्रोड्यूस भी ज़्यादा करेंगे और कमाएंगे भी ज़्यादा। यस, दिस अल्टीमेटली हेल्प्स टू अटेन एफिशिएंटली एंड प्रोस्पेरिटी फॉर बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉयज़। तो मेन बात उन्होंने क्या बोली है टेलर ने, कि अगर हम एम्प्लॉय की प्रोस्पेरिटी और एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, उनको डेवलप करेंगे, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की भी एफिशिएंसी बढ़ेगी। और वो करने के लिए हमें क्या करना होगा, उनको एक बेस्ट तरीका देना होगा, अपने एम्प्लॉयज़ को बेस्ट मेथड देना होगा। और जो बेस्ट हम तरीका देंगे वो कैसे देंगे, साइंटिफिक मेथड से निकाल के देंगे, साइंटिफिक एनालिसिस से निकाल के देंगे। और हम मेन चीज़ क्या करेंगे, हम जो भी वर्क असाइन करेंगे एम्प्लॉय को, जो भी काम देंगे वो काम उसकी फ़िज़िकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी से मैच करता हुआ होना चाहिए। तो ये था हमारा लास्ट 4th डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये लास्ट था हमारा साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो डू लाइक माई वीडियो, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के और भी नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के आएंगे और आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।